Bismillahirrahmanirrahim. This is our 11th lecture of Mechanics 2. We are studying chapter number 11. We already have discussed about the vector product and torque. In this lecture, we will study about the angular momentum of an isolated system, right? Let's start from the angular momentum for the non-isolated system. नॉन आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह का सिस्टम होता है जिसमें बाहर से एक्सटर्नल एजेंट इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए इस सिस्टम को समझने के लिए हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसका मास m है, जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट। यही समझे, अगर ये प्लेन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, हम कहेंगे ये रोटेशन अलोंग द z एक्सिस है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर। नाउ कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m लोकेटेड एट द वेक्टर पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर r की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर r एंड मूविंग विद लीनियर मोमेंटम p। जो पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है, रोटेट करता है, तो हम कहते हैं कि उस पार्टिकल का एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। अगर उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी, डेफिनेटली फिर क्या होगा, उसका लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। अगर उसका मोमेंटम p है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल नेट फोर्स लग रही है उसे हम न्यूटन के सेकंड लॉ से dp/dt के बराबर लिख सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि राइट साइड मैं इस फोर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं r के साथ। r क्या चीज है, वो मोमेंट आर्म है जिसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो r क्रॉस f, यहाँ पे समीशन, ऑफ कोर्स समीशन हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो r क्रॉस f जो है ये इक्वल होगा समीशन टाउ के बराबर, ठीक है, यानी टोटल टार्क के बराबर होगा, नेट टार्क के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू r क्रॉस dp/dt। ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म के अंदर हम अगर 0 प्लस कर दें या 0 माइनस कर दें तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ये कर रहा हूं कि मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूं राइट हैंड साइड के ऊपर। वो टर्म क्या है, वो है dr/dt, ठीक है। मैं dr/dt जो है ये राइट हैंड साइड पे ऐड करूंगा। ये मैं अगर ऐड करता हूं तो क्या बाकी इक्वेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं? बाकी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि dr/dt ये क्या चीज है, ये वेलोसिटी के बराबर है। तो वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन एक है, सिमिलर डायरेक्शन है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इट मींस के दे आर पैरेलल। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो r क्रॉस ये हमारे पास आ जाएगा v क्रॉस p। तो v क्रॉस p vp साइन ऑफ थीटा, साइन 0 0 के बराबर होगा। इस तरह ये टर्म असल में 0 के बराबर है। तो ये 0 अगर इस टर्म में ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। जो लास्ट इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 1 देख रहे थे वो थी समीशन टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस dp/dt। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, समीशन टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस dp/dt प्लस dr/dt क्रॉस p। अच्छा, इस तरह का एक रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां पे ये लिखा हुआ था कि अगर दो वेक्टर आप मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर में आप देख लें, वहां पे हमने ये बात डिस्कस की थी। तो ये ऐसे ही है जैसे हम कैलकुलस में प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डेरिवेटिव पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ, तो इसमें भी ऐसे ही है कि पहला वेक्टर वैसे दूसरे वेक्टर का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहला वेक्टर वैसे और पहले वेक्टर का डेरिवेटिव क्रॉस
क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, क्रॉस सेकंड वेक्टर वैसे का वैसे। ठीक है, हम अगले स्टेप पे चलते हैं। Here in this equation we recognize that the right hand side of this equation is the derivative of r cross p। तो ये डेरिवेटिव हुआ r cross p का। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं समीशन टाउ इज इक्वल टू d ओवर dt। ये किस चीज का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, r cross p का। अब ये है कि इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू समीशन f इज इक्वल टू dp ओवर dt जो कि लीनियर मोशन में था। अब एंगुलर मोशन में जो है ये इसको हमने ऐसे समीशन टाउ इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ r क्रॉस p के बराबर लिख दिया। या इसका मतलब क्या हुआ कि r क्रॉस p शुड प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन दैट linear momentum plays in the translational motion। ठीक है, we call this combination r cross p। इस r cross p का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, r cross p इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं l के साथ, कैपिटल L के साथ। ठीक है बच्चे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, हम इसे कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। This is the cross product of the particle's instantaneous position vector r and its instantaneous linear momentum p, that is L is equal to r cross p। Therefore summation tau is equal to dl over dt। ये जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे ये देखें समीशन टाउ जो था ये r क्रॉस dp ओवर dt हमने लिखा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमने इसको लिख लिया कि दिस कैन बी रिटर्न समीशन टाउ इज इक्वल टू dl ओवर dt के बराबर आ जाएगा। बेटा ये जो है इक्वेशन नंबर 4 ये ऐसे ही है जैसे समीशन f इज इक्वल टू dp ओवर dt हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, ये ऐसे ही है ना जिस तरह समीशन f इज इक्वल टू dp ओवर dt हमने पढ़ा था, जो के न्यूटन का सेकंड लॉ था लीनियर मोशन में। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में। इन वर्ड्स इस इक्वेशन को हम वर्ड्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, द टार्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पार्टिकल्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कि कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस के तहत ये इक्वेशन नंबर 4 वैलिड है। नंबर 1, equation 4 is valid only if summation tau and angular momentum are measured about the same axis। सिर्फ इक्वेशन 4 इस वक्त वैलिड है जब समीशन टाउ और एंगुलर मोमेंटम मेजर किए जाए अबाउट द सेम एक्सिस। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है इक्वेशन 4 इज वैलिड फॉर एनी एक्सिस फिक्स्ड इन एन inertial frame, fixed in an inertial frame। ठीक है, ये था। अब ये है कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है। एंगुलर मोमेंटम के जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस। हमने एक्सिस चूज करना होगा जिसके अबाउट जो है पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, तो L जो है एंगुलर मोमेंटम है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिपेंड करेंगे हम किस तरह का कौन सा एक्सिस चूज करते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू RP साइन ऑफ फाई, और P की जगह पे हम MV लिख सकते हैं। देन magnitude of angular momentum is equal to R into MV sin of phi, और इस तरह ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा MV R sin of phi। If phi is equal to 0 it means angular momentum is equal to 0। If phi is equal to 90 degree then the value sin phi means sin 90 degree is maximum। What is the maximum value for sin phi? This will be equal to 1,
तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल आ जाएगी mvr के, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एंगुलर मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उन सब इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, हम हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उनको सम अप कर लेंगे, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा कि बहुत एक सिस्टम है हमारे पास हमारा, और वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सम एक्सिस इज डिफाइंड एज द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जमा है ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी सबका एंगुलर मोमेंटम हम जमा कर लेंगे। तो इक्वेशन 4 जो कि थी समेशन टाउ इज इक्वल टू dl ओवर dt, एंड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जमा कर लेंगे। जमा करने के लिए हम समेशन का साइन यूज करते हैं, तो हमारे पास टोटल rate of change of total angular momentum will be equal to summation d over dt li क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ith नंबर ऑफ पार्टिकल है तो which will be equal to summation I tau I, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। Torques acting on the system of particles are associated with internal forces between particles and external forces, ठीक है। The internal forces are action and reaction forces. Particles एक दूसरे के ऊपर भी internally force लगा रहे हैं। जो particle एक दूसरे के ऊपर internally force लगा रहे हैं, they are action and reaction forces, and they will be cancelled out, और उनकी वजह से torque produce नहीं होगा। So the net torque due to internal forces will be equal to 0. Therefore, the net torque is only due to external forces, and the total angular momentum of a system can vary with time only if a net external force is acting, ठीक है। सिर्फ external force जब act करेगी तो हम कहेंगे उसमें angular momentum produce हुआ है। Then summation tau external will be equal to dl over dt, यहाँ पे l जो हम ले रहे हैं ये total angular momentum ले रहे हैं। Net torque is equal to the time rate of change of angular momentum, जो कि ये इक्वेशन नंबर 6 हमें बता रही है, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन नंबर 6 को रीअरेंज करें तो dt को दूसरी तरफ ले जाएं, हम इसे इंटीग्रल की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं एज गिवन इन द इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 रिप्रेजेंट्स द एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। ये एक थ्योरम है एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, जो कि ये बताती है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ टोटल टॉर्क, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें किसके ऊपर, dt के ऊपर, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, and if you have any question you are free to ask, please.